आइए आइए, हमारे स्कूल में आपके बेटे का स्वागत है। अब आप इसकी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हाँ बोलिए, अगर मन में कोई शंका है तो पूछिए। मुझे लगता है यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सब की तुलना में मेरा दीपक तो बहुत अच्छा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें मानसिक विकलांगता के अलावा और भी कई समस्याएं हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, इनमें से किसी को छूत की बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उस पर ध्यान दिया जाता है। नमस्कार। करत करत अभ्यास के कि आज तक की कड़ियों में हमने मानसिक विकलांगता क्या है, उसके क्या कारण है और सामान्य व असामान्य विकास के बारे में बातचीत की। यूं तो मानसिक विकलांगता अपने आप में ही एक समस्या है, किंतु कई बार इसके साथ कई और समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। आज के कार्यक्रम में मानसिक विकलांगताओं से जुड़ी ऐसी ही कुछ और समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। मानसिक रूप से विकलांग होने के साथ साथ कुछ बच्चों में कई प्रकार की शारीरिक जटिलताएं भी होती हैं, जो समस्या को और बढ़ा देती हैं। ऐसे बच्चों को विशेष सहायता और परीक्षण की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि बच्चों में एपिलेप्सी, जिसको कि हिंदी में मिर्गी कहते हैं, स्पैस्टिसिटी, जिसमें कि हाथ पैर सख्त रहते हैं बच्चे के, उसको चलने में दिक्कत होती है, या डिस्टोनिया, जिसमें कि हाथ पैर टेढ़े रहते हैं। इस तरह की बीमारियां आम तौर पे, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बोल नहीं सकता ठीक से, तुतलाता है या शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो मंदबुद्धि बच्चों के साथ देखने में आती हैं। मेंटल रिटार्डेशन के साथ जो डिसेबिलिटीज आते हैं उसमें एपिलेप्सी जो है, फिट्स के बारे में 30% एपिलेप्सी के एसोसिएटेड कंडीशन रहती हैं। दिमाग के बराबर विकास ना होने की वजह से, या जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका एक जगह पे अब नॉर्मली एकत्रित होने पे, या उनके आपस कनेक्शन ना होने की वजह से अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जो कि आपको बाहर जो है वो फिट्स के तौर पे नजर आता है। मेडिसिन जो है काफ़ी तक हेल्प हो सकते हैं। जैसे एपिलेप्सी है, एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, एपिलेप्सी है, उसमें दवाइयों की ज़रूरत होती है और दवाइयाँ देने से बहुत हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप उसके साथ ही साथ उसके बिहेवियर की काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो मंदबुद्धि बच्चे के लिए मिर्गी का इलाज मैं तो कहूँगी बहुत ही आवश्यक है, और उससे हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जब हम लोग जोधपुर गए थे नए नए, तब शुरू हुआ था। तब हम लोग कहाँ वहाँ पर रहते थे, कस्बे के सर, वो याद नहीं आ रहा प्लेस, बहुत मिट्टी मिट्टी था।
वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर बहुत एकदम से गर्मी शुरू हो गई, तो मेरे को एकदम सर दर्द वगैरह शुरू हो गया, तो फिर पर बहुत तेज आने लगा था। स्कूल जा रही थी बस में, तो स्कूल में तो कुछ नहीं, बस में कुछ नहीं हुआ, स्कूल में हुआ। स्कूल में एकदम सर दर्द हुआ और एकदम बेहोश हो गई। तो सर ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला कि सर फिट्स आ रहे हैं। तो सर ने बोला कि कैसे, तो मैंने बोला सर होंठ पूरे नीले नीले हो रहे हैं और मेरे को कुछ मालूम नहीं चल रहा है, मेरे को पानी चाहिए। तो सर ने बोला कि अच्छा अभी लाता हूँ। तो एकदम से बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। जब ये उनका 6th क्लास में पढ़ती थी सेंट्रल स्कूल में, उसको तब से ये कभी कभी स्कूल में बेहोश होना और कभी कभी फिट होना आता था। उसको ये कुछ पता नहीं लगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या क्या करना है क्या नहीं। जब सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर यूसी गुप्ता था गांधी हॉस्पिटल जोधपुर में, उसको दिखाया, उन्होंने पता लगाया, उनको पता लगा कि इनको कि एपिलेप्सी है, जब फिट आ जाता है, और उसको दवा वही सजेस्ट किया है। दीदी को भी नहीं पता था, मेरी छोटी बहन को थोड़ा पता था, वो 6th में थी, मैं 4th में थी। तब वो आई मेरे पास और उसने पूछा कि क्या हुआ रमा तेरे को, तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसे हो रहा है, फिट्स जैसे आ रहे हैं। तो पता लगा है कि ये तो बिल्कुल ये फिट्स आने लगा कि ये एपिलेप्सी का है केस। तब सबसे ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। अभी कंट्रोल तो पूरा नहीं हुआ, कभी कभी आता है, लेकिन दवा तो ये लोग देता है। ऐसी ही एक समस्या है सेरिब्रल पाल्सी। शुरुआत के 3 वर्षों में मस्तिष्क पर किसी भी तरह की चोट या आघात होने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेरिब्रल पाल्सी ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बच्चों में पाई जाती है। ये वाकई में देखा जाए तो एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है जिसको एक जनरल नाम दिया गया है, जिसको हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। ये अक्सर बच्चों में होती है और इन बच्चों में देखा गया है कि उनका शारीरिक विकास और बच्चों की निस्बत थोड़ा धीरे में होता है। वो बैठना, चलना, दौड़ना देर से सीखते हैं और उनके शरीर में अक्सर हाथों पैरों में अकड़ाहट होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकलांगता के साथ साथ मानसिक विकलांगता भी पाई जाती है, जो कि लगभग 30 से 40% बच्चों में पाई जाती है। बच्चा का जो शरीर है वो एकदम अकड़न में चला जाता है, या एकदम बाजू जो है वो पीछे की तरफ घूम जाती हैं, तो बजाय चीज को पकड़ने के लिए वो आगे जाए वो दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। तो बच्चा जो है वो काम करने के कम समझने के अलावा जो है वो उस चीज तक पहुंच भी नहीं सकता, चाहे अगर पहुंचना भी चाहता है तो। बच्चे का जो मस्तिष्क है, जब उसका विकास होता है उस दौरान उसमें होने वाली कुछ कमी की वजह से होती है, जो कि या तो गर्भावस्था में हो सकती है, या बच्चे के जन्म के दौरान हो सकती है, या बच्चे के जन्म के एकदम बाद, जिसको हम पेरीनेटल पीरियड कहते हैं, उसमें हो सकती है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा गर्भावस्था के दौरान ठीक उसका विकास हो, जिसके लिए उसकी माँ का पूरी तरह से देखभाल की जाए, उसको कोई भी रोग हो उसका इलाज किया जाए, कोई इन्फेक्शन है उसका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, उसका आहार पूरा होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो वजन है वो कम ना हो। क्योंकि ये पाया गया है कि लो बर्थ वेट बेबीज में ये सेरिब्रल पाल्सी बहुत कॉमन होती है, या जो बच्चे प्री टर्म होते हैं जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है। तो ये एंटीनेटल चेकअप और एंटीनेटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समय पर उनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसका बचाव किया जा सके। किसी बच्चों में स्नायु बहुत ही मुलायम या सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम हाइपोटोनिया कहते हैं। किसी बच्चों में हाइपरटोनिया होती है, किसी बच्चों में जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है, और इन सब का इफेक्ट हमारे जो
जोड़ है, जॉइंट्स है या मतलब ओवरऑल बॉडी है, इसका असर उसके चलने के ऊपर या हाथ से कामकाज करने के ऊपर होता है। तो जब भी ऐसे कोई बच्चा होता है जिसके मसल काफ़ी कमज़ोर हो या काफ़ी टाइट हो, तो उसको हम फिजियोथेरेपी के दौरान अगर कमज़ोर है तो स्ट्रांग बना सकते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा अगर अकड़न है तो वो अकड़न को हम कम कर सकते हैं और नॉर्मल की ओर ले जा सकते हैं, और जिससे हम उसकी मोटर डेवलपमेंट फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसको हम चलना फिरना सिखा सकते हैं, हाथ से कामकाज करना सिखाते हैं, और जो आगे चल के होने वाली उसकी डिफॉर्मिटीज़ है उसको रोक के उसकी डिफॉर्मिटीज़ को सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं जो दवाई से और फिजिकल थेरेपी से नहीं मैनेज किए जा सकते, उनको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन का इसमें काफ़ी रोल है। ऐसा देखा गया है कि 35 से 40% बच्चों को हम एड्स एंड अप्लायंसेस रिकमेंडेड करते हैं, और उनका इस्तेमाल घर में किस तरह से करना ये भी पेरेंट्स को समझाते हैं। और मेन जो मकसद है वो हमारा रिहेबिलिटेशन का है। मरीज़ को और उसके परिवार को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे को जहाँ तक हो सके आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कभी कभार मानसिक विकलांगता के साथ साथ कई और तरह की विकलांगताएं भी पाई जाती हैं। कुछ बच्चों में मंदबुद्धिता के साथ साथ देखने में कमी हो सकती है। इन बच्चों की विशेष कमियों को ध्यान में रखते हुए ही उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इन कमियों के बावजूद जो भी अन्य क्षमताएं इन बच्चों में मौजूद रहती हैं, उन्हीं को आधार बनाकर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ही एक बच्ची है प्रिया, जो दृष्टिहीन है, परंतु इसकी विकलांगता के बावजूद इसे गाने का शौक है। इसी शौक को बढ़ावा देते हुए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। हाँ ठीक है, लेके जाओ। कुछ बच्चों में बोलने की क्षमता में भी कमी हो सकती है। सबसे पहले समस्या को पूरी तरह से जांचा परखा जाता है और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। कभी कभार बच्चों में सुनने की क्षमता में भी कमी हो सकती है। ऐसे में भी पहले उसका आकलन किया जाता है ताकि समस्या के आधार पर ही प्रशिक्षण दिया जा सके। मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो कंडीशन है, एक डिसेबिलिटी के साथ दूसरे डिसेबिलिटीज जब आते हैं उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहते हैं। और यहाँ तक मेंटल रिटार्डेशन के फील्ड में जो है, मेंटल रिटार्डेशन के साथ जो डिसेबिलिटीज़ आते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है या दूसरे कंडीशंस जैसे हैं कि एपिलेप्सी, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। और ऑटिज्म करीब 2000 बच्चों में 80 केसेस ह्यूमन जैसे काफ़ी है। ऑटिज्म एक ग्रीक वर्ड है। ऑटोस का मतलब है सेल्फ। ऑटिज्म जो बच्चे ऑटिज्म से अफेक्ट हुए हैं वो अपने लोक में रहते हैं, सबके साथ मिलजुल के नहीं रह पाते। वो एक मेन फीचर है। 3 लक्षण होते हैं ऑटिज्म के, जैसे कि पहला है कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, सब लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, और दूसरा है सोशलाइजेशन इम्पेयरमेंट, सामाजिक ढंग से सबके साथ और सब सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पाते, वो एक बात है। और एक है फ्लेक्सिबिलिटी इम्पेयरमेंट, दैट इज
एडजस्ट करने में, नए सिचुएशंस में कोप करने में इन बच्चों को मुश्किल होता है। अभी वर्ल्ड ओवर रिसर्च से पता चल रहा है कि 60 to 70% जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन भी है। मेंटल रिटार्डेशन को असेस करना तो डिफ़िकल्ट रहती है, मगर जब इसके साथ दूसरे डिसेबिलिटीज एसोसिएटेड हैं तो और भी मुश्किल हो जाती हैं। असेसमेंट में जो है थोड़ा सा हम असेस करते हैं और बहुत सारा चाइल्ड के रेस्पॉन्स पे डिपेंड होती हैं, और चाइल्ड अगर रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं तो असेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अगर रिटार्डेशन एक लेवल पे हैं तो उसके साथ कोई और डिसेबिलिटी है तो असेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि मालूम नहीं होता कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है और इसलिए जवाब नहीं दे रहा, या मंदबुद्धि है इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है। मल्टीपल डिसेबिलिटी में असेसमेंट करना जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जारी रहती हैं। हर बार जब बच्चा आता है तो हम असेस करते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी जो लास्ट टाइम जो पहचान नहीं सके अब पहचान सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकती है। हमें पहले ये देखना है कि कौन सी क्षमता इनमें काम कर रहा है। जैसे कि अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके टच सेंस और स्मेल सेंस जो काम कर रहे हैं उसको हम बेसिस रख के उसके हिसाब से बच्चों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में सिखाते हैं। जो ऑटिज्म बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा विजुअली प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग थ्रू हियरिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन देम। सो विजुअल मीडिया से, जैसे कि पिक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, प्रिंटेड मीडिया हो सकता है, कंप्यूटर्स के हिसाब से हम लोग पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि मंदबुद्धि है तो दवाइयाँ देने से टोटली क्योर हो जाते हैं या सर्जरी कुछ करने से टोटली क्योर हो जाते हैं। ऐसा तो कोई दवा नहीं है, मगर इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर ट्रेन करते हैं तो डेवलपमेंट में जो है वो बेहतर हो सकता है, देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट, एंड जो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है वो भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार की कुपोषण संबंधी बीमारियां भी हैं जो मानसिक विकलांगता में पाई जाती हैं या उसका कारण बनती हैं। आइए जानें इनके बारे में। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में उनके भोजन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो दिमाग की डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, वो पहले 2 सालों में ही सबसे ज़्यादा होती है, और जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी पहले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ गति से होती है। इसलिए बच्चे को संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशन की कमती होती हैं तो उसमें ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ इफ़ेक्ट रहती हैं, सेल्स ठीक तरह से डेवलप नहीं होते हैं तो वो मंदबुद्धि के कारण हो सकते हैं। कई परिवारों में बच्चे को काफ़ी समय तक माँ के दूध पे रखा जाता है या आर्टिफिशियल मिल्क पे रखा जाता है। उनको सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स फूड काफ़ी देर से दिए जाते हैं, तो इससे बच्चे में काफ़ी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं। न्यूट्रिशन नहीं रहने से, कम होने से डेवलपमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, डेवलपमेंटल डिले आ सकती हैं, और जहाँ तक बच्चे का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाते हैं। विकास के लिए संतुलित और संपूर्ण आहार की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आप बच्चों के डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर बच्चे को खून की कमी है, अनीमिया है, या वैसे बच्चे का वज़न कम है तो उसके हिसाब से उसको सप्लीमेंट्री फूड भी दिए जा सकते हैं, और मेडिकेशन का भी कुछ हद तक इसमें रोल है। कुछ बच्चों में मानसिक विकलांगता के साथ साथ कई तरह के मनोरोग भी हो सकते हैं। दोनों स्थितियों में अंतर कर पाना कभी कभार कठिन हो सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। गुस्सा आता है, अपना सर पटक देता, बच्चों को मार आता, थूके आता है उन्हों के ऊपर। वो फिर मेरे घर को आते हैं झगड़ा करने, मुझे फिर उनको दम करना पड़ता है इसकी वजह से।
क्या ये दे रही बच्चा ऐसा ना होता आज तक मुझे कि कोई कहता ये परेशानी है सब बहुत ज्यादा, इससे ही मुझे मेरा भी दिमाग खराब रहा है इसकी वजह से ही। चुपचाप बैठ जाता है, किससे बात ही नहीं करता, बिल्कुल रूठ के बैठ जाएगा। कोई कहता रहे किसी से बात नहीं करनी, ना किसी से रूठना है, ना कुछ खाना पीना है, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, बस चुपचाप बैठे रहना। प्राय इन बच्चों में व्यवहारिक समस्याएं पाई जाती हैं, जिसमें कि वो कई तरह के और कई स्तर के, कई डिग्री के व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, जिससे कि बच्चे को खुद भी नुकसान होता है और वह क्लास पूरे कक्षा को डिस्टर्ब करता है और दूसरों को भी सीखने में परेशानी होती है। जैसे कुछ बच्चों में इस तरह की समस्या होती है कि वो ज़्यादा देर एक कार्य को लेकर बैठ नहीं सकता, एक जगह वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। बच्चे जब थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उनको जो है अटेंशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई भी एक काम में जो है वो थोड़ी देर तक बैठना, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फिल्ट्रेशन का फिनोमिना होता है, जिससे कि हम आसपास की जितनी भी स्टिमुलस हैं उनको फिल्टर करके एक तरफ ध्यान एकाग्रित करके हम अपना काम कर सकते हैं। जबकि ऐसे बच्चों में दिमाग के विकास बराबर ना होने की वजह से जो ये बच्चा जो है वो जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद दूसरे स्टिमुलस में भागता है, तो हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी होती है और रेस्टलेसनेस हो जाती है। कुछ बच्चों में दूसरों को डिस्टर्ब करने का, दूसरों को पिंचिंग करने का, दूसरों पर थूकने का, इस तरह का भी बिहेवियर होता है। और किसी बच्चों में रॉकिंग बिहेवियर होता है, जिसमें कि बच्चा हर समय अपना बॉडी को आगे पीछे ऐसा रॉक करता है, जिससे कि वो अपने आप को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि वो उससे आनंद प्राप्त करता है। और कई जो बच्चे हैं उनमें थोड़ी कंडक्ट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, कभी बिना वजह से रो देना, कभी बिना वजह के हंसना, ये सब दिक्कतें भी साथ में आती हैं। और भी कई तरह के इन बच्चों में समस्याएं पाई जाती है, जैसे कि जोर जोर से चिल्लाना, इसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे बात में चिल्लाना और नीचे लेट जाके अपना गुस्सा दिखाना। और इस तरह के बहुत सारे समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि ये बच्चे जानते नहीं हैं कि अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, अपनी बात को किस तरह से बताया जाए, अपनी बात को किस तरह से मनवाया जाए, अपनी दुखों को, अपने खुशियों को किस तरह से शेयर किया जाए। इस तरह के चीज़ इनमें नहीं पाई जाती, उन्हें नहीं मालूम है किस तरह से बताना है, तो वो इस तरह का बिहेवियर करता है। और ज़्यादा उम्र होने से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं हम, जैसे डिप्रेशन है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसी दिक्कतें भी जो हैं वो देखने में आती हैं। कुछ बच्चा अटेंशन के लिए करता है कि उसके तरफ कोई नहीं देख रहा है, वो चाहता है कि लोग उसके तरफ देखें, उससे बातें करें, तो इसलिए वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपने से बात करने में सक्षम नहीं होता है। इस वजह से वह कभी कभी इस तरह के बिहेवियर करता है जिससे कि लोग उसके तरफ देखें। वो चाहे नीचे बैठ जाएगा, नीचे लेटेगा या बेवजह हंसेगा कि लोग उसके तरफ देखें और उनसे बात करें। तो इन सभी व्यवहारिक समस्याओं को सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उनका कारण क्या है। हमारे मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल समय है, क्योंकि किस लिए, क्योंकि वो भी देखते हैं कि वो बहुत और बच्चों के से अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, जो कुछ उनके हम उम्र बच्चे करते हैं वो ये सब लोग नहीं, इनको वो सब अवसर नहीं मिल पाते, इनके दोस्त नहीं होते, अक्सर इनको समाज की तरफ से अवहेलना मिलती है, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट इनके ऊपर ज़रूर रहता है। अब उस समय उन बिहेवियर से संबंधित समस्याओं को लेकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, तो हमारा यही रहता है कि आप किस तरह से समझें इन सब चीज़ों को और कैसे डील करें। परिवार में एक मंदबुद्धि बच्चा होने पर परिवार का हर सदस्य तनाव महसूस करता है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उन्हें कई तरह के तालमेल बिठाने पड़ते हैं और शुरुआती वर्षों में तो ये तनाव सबसे अधिक होता है। लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं इससे, और इस समय ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि बाकी के फैमिली वाले, बाकी परिवार के सदस्य इस चीज़ को कैसे लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माँ और बाप को इस चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
मेरे घर वाले तो आज भी इसको कुछ नॉर्मल मानते हो, तो आज भी नहीं मानने को तैयार इसमें कोई कमी है। तो वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें, आप व्यायाम कर रहे हो। बच्चा है, कोई बच्चा जल्दी सब काम करता है, कोई लेट करता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। लेकिन हम अपनी तसल्ली कर लिए यहाँ लाते हैं इनको कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पहले जो हो जाए अच्छा है। लोग कुछ टाइम के बाद इस चीज़ को स्वीकार धीरे धीरे अपने मन को इस तरह से बनाते हैं कि वो महसूस करते हैं कि अगर ऐसा ही है तो बहुत इस चीज़ को ना मानने से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ। और साल भर तक तो हमें बहुत ही टेंशन में आ गए थे, सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे इधर उधर जाते थे, इसे दिखाते थे, तो लगता था कि नहीं अब जो भी है जैसे भी है तो संभालना है। तो बस धीरे धीरे उसका धीरज बनता गया है। ये लगता है कि भाई चलो ठीक है, जैसा भी कुछ है, लड़की है हमारी ये, और लेकिन लड़के पे जब माँ बाप इतना खर्च करता है, उसकी शादी करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके लिए फिर कारोबार के लिए भी सोचता है, कुछ हिल्ले पे भी लगाता है। अगर देखा जाए तो लड़के पर ज़्यादा खर्च होता है लड़की से, और लड़के को तो खुली आज़ादी भी देते हैं। लड़का को भेजते हैं स्कूल है, वो जाता कहीं और भी है, उसकी सारी बर्दाश्त करते हैं, और लड़की जबकि ऐसे नहीं है। तो मैं तो लड़की को बहुत महत्व देता हूँ इस वजह से कि जितना हम ख्याल लड़के का करते हैं उससे भी ज़्यादा लड़की पे ध्यान देंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भाई हमारी लड़की मंदबुद्धि है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शुरू के 10-12 साल अगर हर माँ बाप अपनी मंदबुद्धि बच्चे के साथ खूब अच्छा मेहनत करके और प्यार और धीरज से काम करें तो उनकी सारी जिंदगी बहुत सुख में बीत सकती है। मानसिक विकलांगता के साथ साथ यदि कोई शारीरिक कमी भी होती है तो निश्चित रूप से समस्या बढ़ जाती है। लेकिन आज के इस प्रगतिशील दौर में हर किसी समस्या का समाधान है। ज़रूरत है लगन के साथ मेहनत करने की और इच्छा शक्ति को बरकरार रखने की। हमें आशा है कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको ये प्रेरणा मिल रही होगी। करत करत अभ्यास के की अगली कड़ी तक नमस्कार।